मैं भरी जवानी में ही विधवा हो गई। मेरे चाचा ने ही मेरे साथ वो किया जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं जवानी में ही विधवा हो गई और ये दुख मेरे लिए कोई कम नहीं था। उसके बाद मेरे ऊपर एक और पहाड़ टूट पड़ा। मुझे किसी ने किडनैप कर लिया। वो लोग मुझे रोज़ नशा देते थे। किसी तरीके से मैं वहाँ से भागकर निकली। अपने घर पहुँची तो मेरे खानदान और गांव वालों ने मुझे अपनाने से मना कर दिया और मुझे मेरे घर से ही निकाल दिया। घर से निकलने के बाद जब मैं सड़क पर जा रही थी तो एक गाड़ी वाले ने मुझे अपने साथ बैठा लिया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने मुझे मेरा नाम सुनीता है। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उनकी बहुत लाडली थी, इसलिए मेरे ऊपर किसी बात की कोई पाबंदी नहीं थी। जो मैं कहती थी मेरे माता पिता वही करते थे। मैंने बीए कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मेरे पिता बहुत अमीर थे। हमारे पास पैसे और जायदाद की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिताजी का एक भाई और एक बहन थी, वो भी दूर की रिश्तेदारी में थे। मेरे पिताजी का कोई भी सगा भाई बहन नहीं थे। जो वो भाई बहन थे वो हमारे साथ ही रहते थे। उनकी गरीबी के कारण मेरे पिताजी ने उन्हें अपने पास अपने घर में ही रख लिया था, लेकिन उन लोगों की नज़र मेरे पिताजी की ज़मीन पर थी। मेरे पिताजी के भाई यानी कि मेरे चचेरे मेरे पिता के हिस्से की जायदाद भी लेना चाहते थे। वह मेरे पिताजी से कहते थे कि तुम इतनी जायदाद का क्या करोगे? तुम्हारी बेटी तो ससुराल चली जाएगी। तुम्हारे पास कोई बेटा भी नहीं है जो तुम्हारी जायदाद संभाल सके, इसलिए अपना सब कुछ मेरे नाम कर दो। अपने बचपन से ही मैं अपने ख़ानदान में झगड़े देखते हुए आ रही हूँ। मेरे पिताजी किसी भी सूरत में अपनी जायदाद उन्हें देने के लिए राज़ी नहीं थे। मेरे पिताजी अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करना चाहते थे। अचानक से मेरे चाचा का रवैया हमारे साथ कुछ अच्छा हो गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि वो अपने बेटे की शादी मुझसे कराना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे साथ इतने अच्छे से पेश आ रहे थे। वो चाहते थे कि मेरी शादी उनके बेटे के साथ हो जाए ताकि हमारी सारी जायदाद खुद ब खुद उनके नाम हो जाए। लेकिन मेरे पिताजी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे। मेरी माँ को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे भी अपने कजिन बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। उसकी गलत हरकतों की वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसकी गलत हरकतों के पूरे मोहल्ले में मशहूर थे। कोई अपनी लड़की उसे देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मेरे चाचा चाहते थे कि उसकी शादी मेरे साथ हो जाए ताकि उनके दोनों काम हल हो जाए। उन्हें हमारी जायदाद भी मिल जाती और वो मेरे पिताजी को जब चाहते बेइज्जत कर देते। लेकिन मेरे पिताजी ने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी इकलौती बेटी को इन लोगों के हवाले नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए। एक दिन मैं मार्केट से वापस आ रही थी तो मेरे पास एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें जो आदमी बैठा था वो मुझसे एड्रेस पूछने लगा। मैं उसे एड्रेस बता रही थी कि किसी ने मेरे पीछे से मेरे मुंह पर एक कपड़ा रख दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक बंद कमरे में थी। यहाँ मेरे अलावा और बहुत सी लड़कियाँ थीं जो बहुत बुरी हालत में थीं। उन्हें देखते ही मैं समझ गई कि किसी गलत जगह पर पहुँच चुकी हूँ। यहाँ कुछ बच्चे भी थे जिन्हें स्मगलर की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहाँ पर लड़कियों से ज़बरदस्ती गलत काम करवाया जा रहा था। पुलिस भी इन लोगों के साथ मिली हुई थी। मैंने उन लड़कियों से पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लोग हमें किडनैप करके यहाँ पर लाए हैं और अभी ये हमसे गलत काम करवाएंगे। हो सकता है ये हमें किसी कोठे पर नाचने के लिए भेज दे या फिर हमें दूसरे देश में भेज दे। मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा था। मैं डर की वजह से काँप रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं मेरे माता पिता का क्या हाल हो रहा होगा। पता नहीं वो मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे और मेरे लिए कितना परेशान होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे यहाँ से जल्दी आज़ादी मिल जाए ताकि मैं अपने माता पिता के पास जा सकूँ। यहाँ पर सब लड़कियाँ रो रही थी, चिल्ला रही थी। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी थे। उनमें से एक बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था और दीवार को ऐसे खोद रहा था जैसे उसे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। मैं उस
बच्चे के पास गई, उससे पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? तो वो बच्चा मेरे गले से लगकर और भी ज़्यादा रोने लगा। वो छोटा सा मासूम सा बच्चा था। मैं सोच रही थी अगर इन लोगों से बच्चे पर रहम नहीं आया तो ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। इतने में वहाँ कुछ लोग आए, उनके हाथ में हथियार थे। वो सबसे कहने लगे कि चलो तुम्हारा यहाँ से जाने का समय हो गया है। हम लोग शायद जंगल की किसी जेल में कैद थे, अब हम लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था। उनमें से मुझे किसी ने बताया कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं, बिना सोचे समझे किसी की भी जान ले लेते हैं और पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। वो भी उनसे कुछ नहीं कहती। ये लोग तो खुद पुलिस को भी मार देते हैं। ये इंसान की शक्ल में जानवर हैं। फिर हमें वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया और हम में से कुछ लड़कियाँ और बच्चों को कहीं और भेज दिया गया। वहाँ एक लड़की थी, वो उनकी बात मानने से मना कर रही थी। उन लोगों ने उसे बहुत बेदर्दी से मार डाला। वो भाई मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी। ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। यहाँ हम ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ से हमें ना सूरज देखने को मिलता था ना चाँद। कब दिन निकलता कब रात हो जाती हमें कुछ पता नहीं चलता था। कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत खाने को दे दिया करते थे। यहाँ सब लोग रोते रहते थे, विखलते रहते थे, लेकिन इन गुंडों पर कोई असर नहीं होता था। मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा था, लेकिन यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। ये लोग यहाँ सभी लड़कियों को नशे की आदी बना रहे थे। मुझे डर था कि कहीं ये लोग मुझे भी नशे का इंजेक्शन ना दें। इन लोगों ने मेरे साथ भी वही किया। इन लोगों ने मुझे भी नशा देना शुरू कर दिया। अब ये लोग रोज़ मुझे नशे का इंजेक्शन लगा देते। मुझे पूरी तरह से नशे की लत लग चुकी थी। अगर ये लोग मुझे नशे का इंजेक्शन नहीं लगाते तो बाद में मैं खुद ही लगा लिया करती थी। वहाँ पर एक लड़का था जो मुझसे कभी कभार बात कर लिया करता था। वो मुझसे मेरा नाम, एड्रेस वगैरह पूछता था। मैंने उसे अपने घर का पता और अपना नाम बता दिया। अपने माता पिता के बारे में भी बताया। उसने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूँगा। एक दिन जब वो मुझसे बात कर रहा था और मेरे बारे में पूछ रहा था तो मैं उससे बात करते करते रो पड़ी। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आती है। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। पता नहीं वो मेरे बगैर ज़िंदा भी होंगे या नहीं। उस लड़के का नाम राजीव था। उसने मुझे दिलासा दिया। एक वही था जिस पर मुझे भरोसा था, जिससे बात करके मुझे लगता था कि मैं यहाँ से बचकर निकल जाऊँगी, लेकिन उस लड़के को किसी ने पुलिस के हवाले कर दिया। शायद उन लोगों को पता चल गया था कि वो मुझे यहाँ से निकालने वाला है। जो आदमी हमारी निगरानी करता था, एक दिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली और शराब के नशे में बेहोश हो गया। आसपास वहाँ और कोई मौजूद नहीं था, तो हमने इस मौके का फ़ायदा उठाया और वहाँ से भागना शुरू कर दिया। कोई किसी की मदद के लिए तैयार ही नहीं था। सब लोग ये सोच रहे थे कि हमें यहाँ से आज़ादी मिल जाए, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी नरक से कम नहीं थी। इतने में वहाँ के लोगों को पता चल गया और उन्होंने गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। कुछ लोगों को गोली लगी और कुछ लोग जख्मी हो गए। मुझे भी गोली छू कर निकल गई थी, लेकिन मुझे उस समय सिर्फ वहाँ से निकलना था। अगर मैं यहाँ रह जाती तो हो सकता था ज़िंदगी भर यहाँ से कभी नहीं निकलती। इसलिए मैंने बिना तकलीफ़ देखे यहाँ से भागना शुरू कर दिया। वो एक सुनसान सा घना जंगल था। मैं इस जंगल में बिना थके बिना रुके भागती रही। बहुत मुश्किल से सड़क पर पहुँची तो नशे की लत ने मुझे घेर लिया। अब मैं बिना नशे के नहीं रह सकती थी। मैं बिना कुछ खाए पिए सड़क पर भागी जा रही थी। मुझे नशे की वजह से चक्कर आने लगे और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक हॉस्पिटल में थी। होश में आते ही मेरे पास पुलिस आ गई और मुझसे सवाल जवाब शुरू कर दिए, लेकिन मैं इस हालत में नहीं थी कि उन्हें कुछ बता सकूं। फिर मैंने सोचा कि कहीं ये लोग इस गैंग से मिले हुए ना हो, कहीं ये दोबारा मुझे उसी नरक में ना पहुंचा दे। इसीलिए मैं खामोश रही और मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने मुझसे मेरे घर का एड्रेस पूछा और मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ देर बाद मेरी माँ वहाँ पर आ गई। जब मेरी माँ ने मुझे इस हालत में देखा तो वो कुछ देर मुझे देखती रही। उसे अपनी आंखों पर
यकीन नहीं हुआ कि मैं उसके सामने हूँ। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। वह मुझे गले से लगाकर बहुत रोई। मैंने उनसे पूछा कि माँ पिताजी कहाँ हैं, आपके साथ क्यों नहीं आए? क्या वो मुझसे नाराज़ हैं या फिर मुझसे मिलना नहीं चाहते? तब माँ ने मुझे बताया, तुम्हारे जाने के बाद लोगों ने उनका जीना दुश्वार कर दिया था। जब भी वो घर से बाहर निकलते तो लोग उन्हें ताना देते थे कि तुम्हारी बेटी तो घर से भाग गई है। तुमने अपनी बेटी की कैसी परवरिश की थी, तुम अपनी बेटी को संभाल नहीं पाए। जमाने की जली कटी बातें सुनकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ये बात सुनकर मैं सदमे में आ गई और माँ के गले लगकर बहुत रोई। मेरी माँ अभी मेरी हालत और बदनसीबी पर रोती जा रही थी। 2 दिन बाद मेरी हालत में कुछ सुधार आया तो हम लोग घर वापस चले गए। घर में कदम रखते ही मेरे खानदान वालों ने सवालात शुरू कर दिए। किसी ने कहा, जब भाग गई थी तो वापस क्यों आई है? किसी ने कहा कि वो लड़का कहाँ है जिसके साथ तू भागी थी? किसी ने कहा कि उस लड़के का दिल भर गया होगा जो इसे छोड़कर चला गया। तो किसी ने कहा पता नहीं कहाँ कहाँ मुँह काला करवा कर आई है और किसी ने कहा कि इसकी वजह से इसका बाप मर गया। ये तो अपने बाप को बेइज्जत करके चली गई थी। किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ, कहाँ थी, कैसी थी और मेरे साथ क्या हुआ था। सबने अपनी अपनी सोच के अनुसार मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए और जिन नज़रों से सब मुझे देख रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। मैं लोगों के किस किस सवाल का जवाब देती, उनको तो सवाल ख़त्म ही नहीं हो पा रहे थे और औरों से क्या गिला करना था। यहाँ तो अपने खानदान वाले ही साथ देने को तैयार नहीं थे। आज मुझे औरत होने का एहसास हुआ था। हमारे समाज में एक औरत अगर सारी रात बाहर रहे तो वह अपवित्र हो जाती है, फिर चाहे उसके पीछे कोई भी वजह हो। यहाँ तो मैं पूरे 8 महीने बाद वापस आई थी, फिर लोग मुझे कैसे अपना लेते। मेरे खानदान वालों ने मेरी माँ से कहा, अगर तुम इस लड़की के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें इस घर से और हमसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म करने होंगे, नहीं तो इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। लेकिन माँ तो आखिर माँ ही होती है। माँ अपनी संतान को किसी भी हाल में नहीं छोड़ती। मेरी माँ ने भी यही किया और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद मैंने और मेरी माँ ने घर छोड़ दिया और हम दूसरे शहर आ गए। हमारे पास रहने का कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। मेरे पिताजी के एक दोस्त थे जो मेरे बचपन से ही हमारे घर पर आते थे और मुझसे बहुत प्यार भी करते थे। उनके अलावा अब हमारा इस दुनिया में कोई और सहारा नहीं था। हम उनके घर चले गए। वो हमें अपने घर देखकर चौंक गए। उन्होंने हमें घर के अंदर बुलाया और हमसे पूछा कि हम अकेले इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमने उन्हें पूरी बात बताई तो वो हमें अपने घर रखने पर तैयार हो गए। हम बैठकर बातें ही कर रहे थे कि वहाँ अचानक एक लड़का आ गया जो कि बच्चों वाली हरकतें करने लगा। मैंने पूछा, अंकल ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा है, वो दिमाग से कमज़ोर है। उन्होंने बताया कि ये पहले ऐसा नहीं था, एक एक्सीडेंट में इसके दिमाग पर चोट लग गई थी, तभी से ये ऐसा हो गया। उनका बेटा 30 साल का था लेकिन बिल्कुल 10 साल के बच्चों की तरह हरकतें करता था। उन्होंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका कोई इलाज नहीं हो पाया। डॉक्टर ने भी इसका इलाज करने से मना कर दिया। अब हम उनके घर पर रहने लगे। उनका बेटा जिसका नाम रवि था, वो सारा दिन बच्चों वाली हरकतें करता रहता। वो खेलने के लिए खिलौने मांगता या फिर अपने पिता से जिद करता कि उसे बाहर घुमाने ले जाएं। अब उसे मेरे साथ बातें करना और खेलना अच्छा लगता था। जब उसने मुझे पहली बार देखा था तो वो मुझसे बात नहीं करता था। मुझसे कहता था कि मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करता। मेरे पिताजी ने मुझसे मना कर दिया। मेरा भी समय उसके साथ अच्छा गुजरता था। अब वो मेरे साथ ही खाना खाता। मेरे माँ ने भी आसपास लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। लोगों के घरों में काम करके हमारा गुजारा चल जाता था। अंकल का बहुत एहसान था कि उन्होंने रहने के लिए हमें अपने घर में जगह दी थी। हम उन पर और ज़्यादा बोझ नहीं बन सकते थे, इसलिए माँ काम कर कर अपना गुजर बसर खुद ही करती थी। एक दिन पिताजी के दोस्त ने माँ से कहा कि पिताजी ने बचपन में रवि का और मेरा रिश्ता तय कर दिया था।
तो क्यों ना अब हम इन दोनों की शादी कर दें। ये सुनकर माँ के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। माँ ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? उन्होंने कभी भी इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। अंकल ने बताया कि हो सकता है तुम्हें उसने कुछ नहीं बताया हो, लेकिन उसने मुझसे वादा किया था कि बड़े होने के बाद हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। मैंने कहा, लेकिन आपका बेटा तो शादी करने के लायक ही नहीं है, वो तो बच्चा है, उसे तो शादी का मतलब भी नहीं पता। लेकिन अंकल ने भी जिद पकड़ ली, अगर मेरी शादी उनके बेटे से होगी तभी हम उस घर में रह पाएंगे, वरना हम यहाँ से चले जाएं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अंकल, जिन्हें मैं अपने पिताजी जैसा समझती थी, वो मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे। लोग अपना मतलब निकालने के लिए इतना गिर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ ने कहा, ठीक है, हम इस घर से चले जाएंगे, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे पागल बेटे से नहीं करूँगी। मैं सारी रात इस बारे में सोचती रही, अगर हम इस घर से चले गए तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। रवि, जो देखने में बिल्कुल ठीक ठाक लगता था, उसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि उसका दिमाग बच्चों के जैसा है। वो देखने में बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो बात करता तो बच्चे की तरह करता था। जब सुबह हुई तो माँ ने मुझसे कहा कि चलो बेटी, हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन मैंने माँ को समझाया, उनसे कहा कि मैं रवि से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं रवि से शादी कर लेती हूँ तो कम से कम हमारे सर से छत तो नहीं जाएगी। वैसे भी मुझसे कौन शादी करेगा? हमारे खानदान वालों ने भी हमें निकाल दिया है, और कोई भी लड़का जब मेरे अतीत के बारे में जानेगा तो वो मुझसे शादी के लिए इनकार ही कर देगा। इससे बेहतर है कि मैं रवि से शादी कर लूँ और यहीं पे रहूँ। मेरी माँ मेरी बात सुनकर रोने लगी और कहने लगी कि मेरी बेटी कितनी बदनसीब है, और वो उस समय को कोसने लगी जब मैं किडनैप हुई थी। कहने लगी कि कीड़े पड़े उन लोगों को जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रवि मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि उसे मेरे हाथ का खाना खाना है। मैंने उसे खाना बना कर दिया तो उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और मैं यहाँ से कभी ना जाऊँ, हमेशा उसके लिए ऐसे ही खाना बनाकर उसे खिलाती रहूँ। फिर कुछ दिन बाद मेरी और रवि की शादी हो गई, लेकिन माँ मेरी शादी में मौजूद नहीं थी। वो तो कमरे में बैठकर मेरी बदनसीबी पर रो रही थी। शादी के बाद रवि की सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर आ गई थी। मैं उसे सारा दिन ऐसे संभालती थी जैसे बच्चों को संभालते हैं। वो मुझसे रोज़ कोई ना कोई जिद करता और मुझे पूरी करनी पड़ती। अब अंकल भी मुझसे बहुत खुश रहते थे। मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती रहती कि मेरा पति ठीक हो जाए। भला मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होती कि रवि का दिमाग ठीक हो जाए और वो पहले की तरह हो जाए। मैं रोज़ मंदिर जाती और भगवान से यही प्रार्थना करती थी। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनना शुरू कर दी थी। रवि अब पहले से ज़्यादा बेहतर होता जा रहा था। मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया और उसका सारा इलाज दोबारा से शुरू कर दिया। डॉक्टर ने भी अपनी तरफ से पूरी उम्मीद दिलाई। अब मैं रवि का और ज़्यादा ख्याल रखती, जैसे जैसे बताते वैसे ही करती। रवि की हालत भी दिन ब दिन अच्छी होती जा रही थी। अब वो किसी चीज़ के लिए जिद भी नहीं करता था, लेकिन रवि जैसे जैसे ठीक हो रहा था, पता नहीं क्यों वो मुझसे दूर होता जा रहा था। ना तो वो मेरे पास बैठता, ना मेरे हाथ का खाना खाता था। रवि के ठीक होने पर मेरी एक उम्मीद जागी थी, लेकिन मेरी किस्मत को मेरा खुश रहना मंजूर नहीं था। मेरी किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं। और कुछ दिन बाद पता चला मेरी माँ को कैंसर हो गया है। मैंने उनका बहुत इलाज करवाया। वो सारा दिन बीमार पड़ी रहती थी। हमारे पास जो भी पैसे थे वे माँ के इलाज में लग चुके थे। अब मेरे पास माँ का इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे, और अंकल ने भी अब मुझे पैसे देने से मना कर दिया था। अब मेरे पास सरकारी अस्पताल जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने अपनी माँ को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहाँ पर 2 महीने तक उनका इलाज चलता रहा। मैं ज़िंदगी से थक चुकी थी। सारी सारी रात मैं अपनी माँ के पास बैठी रहती और प्रार्थना करती रहती कि मेरी माँ मेरी आखिरी सहारा है। हे भगवान, तू उनको मुझसे मत छीनना। लेकिन भगवान ने मेरी कभी नहीं सुनी, तो आज कैसे सुन लेता। एक दिन मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। पहले मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरी माँ। अब तो सिर्फ रवि का
सहारा था। इस बीच रवि की हालत में भी बहुत सुधार आया था, लेकिन अब रवि मुझसे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसने भी मुझे दूर कर दिया। रवि की पूरी तरह ठीक होने से पहले वो मेरे साथ सही से रहने लगे थे, प्यार भरी बातें करने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, रवि ने बिल्कुल मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया था। अब मेरे पास जीने के लिए कोई और वजह बाकी नहीं रही। मैं जीते तो किसके लिए जीती, कोई रिश्ता मेरे लिए बाकी नहीं रहा था। मैंने सोचा था कि रवि के ठीक होने के बाद हम हंसी खुशी रहेंगे, लेकिन रवि ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। एक पत्नी को जो अपने पति से मोहब्बत और सम्मान मिलना चाहिए, वह मुझे कभी नहीं मिला था। लेकिन फिर भी मैंने खुशी खुशी रवि के साथ रिश्ता निभाया। मैंने सोचा था कि रवि के ठीक होने के बाद शायद मुझे वो सब कुछ मिले जो एक पत्नी का हक होता है, लेकिन मेरी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। दुनिया की हर औरत को इस खुशी का इंतज़ार होता है, लेकिन मैं बदनसीब इस खबर के बाद समझ नहीं पा रही थी कि मैं खुश हूँ या फिर दुखी। मेरे पास दुनिया में कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तरह मेरी संतान भी इस दुनिया में बदकिस्मती के साथ पैदा हो। जो तकलीफ़ और परेशानी मुझे दुनिया में मिली है, वो मेरी संतान भी उठाए। मैं हॉस्पिटल गई और मैंने एक नर्स से अपने बच्चों को ना रखने की बात की। उसने चेक करने के बाद मुझे बताया कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, अगर मैंने कुछ भी किया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। मैं हॉस्पिटल से घर वापस आते हुए सारे रास्ते यही सोचती रही कि पता नहीं रवि मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक करेगा। जो एक पति का फ़र्ज़ नहीं निभा सका, वो बाप का फ़र्ज़ कैसे निभाएगा। मैं घर वापस आ गई और जैसे ही 9 महीने पूरे हो गए, इन दिनों मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। फिर एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। मैंने बच्चे का मुंह देखकर मेरे अंदर ममता जाग गई। मैंने उसे सीने से लगा लिया और मैं अपने आप को कोसने लगी कि मैं कैसी माँ थी जो अपने बच्चे को ही मारना चाहती थी। आज मुझे माँ होने का एहसास हुआ था। माँ और बच्चे का रिश्ता कितना खास होता है। मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा हो रही थी और भगवान से माफ़ी मांग रही थी। एक पल में ही मेरी ज़िंदगी बदल गई। रवि का बर्ताव भी मेरे बेटे के साथ अच्छा था। वो भले ही मेरी तरफ नहीं देखते थे, मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन वह अपने बच्चे के साथ अच्छे से रहते थे। मेरे लिए यही बहुत था कि मेरी औलाद को प्यार मिल रहा था। सारा दिन बच्चे के काम में गुजर जाता था। अब मैं थोड़ी खुश रहने लगी थी। मुझे भी लगा था कि भगवान ने मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी है, मेरी भी खुशियों पर कुछ हक है। अब मेरा बेटा, जिसका नाम मैंने बंटी रखा था, इतना बड़ा हो गया था कि वो मुझे माँ कहकर पुकारता और मुझे बहुत खुशी होती थी। मेरी ज़िंदगी में कोई खास रिश्ता आ गया था जिसे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता था। एक दिन जब रवि घर से काम के लिए निकले तो वापस नहीं आए। मैं उनका इंतज़ार कर रही थी कि मोहल्ले में एक आदमी ने आकर मुझे बताया कि रवि का एक्सीडेंट हो गया है और इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं जो अब थोड़ी बहुत खुश रहने लगी थी, फिर से मुझे मेरी बदकिस्मती ने घेर लिया था। मैं फिर से अकेली हो गई थी। रवि भले ही मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन वह मेरे बेटे से बहुत प्यार करते थे, उसका हर तरीके से ख्याल रखते थे। मेरे पास कोई सहारा नहीं था। यही सोचकर मैं सारी सारी रात जागती रहती। घर में जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए थे। अब मेरे पास अपने बच्चे को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं थे। मेरा बच्चा भूख से रोता रहता, लेकिन मेरे पास उसे कुछ खिलाने के लिए नहीं होता। एक माँ तो भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती। मैंने एक घर में साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया और मुझे वहाँ से जो कुछ भी मिलता था, मैं अपने बच्चे के लिए खाने पीने का सामान लेकर आती और उसे खिलाती। लेकिन वहाँ जो आदमी था, उसकी नज़र मुझे ठीक नहीं लगती थी। जब भी मैं काम करने जाती थी, वो मुझे घूरता रहता। एक दिन तो हद ही हो गई, उसने मुझे छेड़ने की कोशिश की। मैंने ये बात उसके घर वालों को बताई तो उन्होंने उल्टा मुझे ही झूठा साबित कर दिया और काम से निकाल दिया। इस दौरान मेरी एक पड़ोसन मेरे घर पर आई और मुझसे कहने लगी कि मैं एक सिलाई सेंटर में सिलाई करने जाती हूँ, अगर तुम भी वहाँ जाना चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। वहाँ का मालिक बहुत अच्छा है और रहमदिल इंसान है, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। मुझे भी कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसके साथ जाने की हामी भर ली। अगले दिन मैं उस औरत के साथ सेंटर चली गई। वहाँ उसका मालिक तो नहीं था,
लेकिन उसका सेक्रेटरी था जिसने मुझे काम पर रख लिया था। उनकी एक बहुत बड़ी कपड़ों की फैक्ट्री थी, वहाँ पर बहुत सारी औरतें काम करती थी। मैंने भी वहीं पर काम करना शुरू कर दिया। मुझे वहाँ से अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। अब मैंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी शुरू कर दिया था। अब ज़िंदगी कुछ बेहतर गुजर रही थी। वहाँ से कपड़े सिलकर बाहर जाते थे। एक दिन वहाँ फैक्ट्री के मालिक आ गए। उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा और मेरी बहुत तारीफ़ की और मुझसे कहने लगे कि तुम बहुत दिल लगाकर काम करती हो। अब रोज़ मेरे पास आकर बैठ जाते, मुझे काम करता हुआ देखते, लेकिन मैंने उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाया था। मैं वहाँ हमेशा अपना चेहरा कवर करके ही रखती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा कि मेरे घर पर कौन कौन है। मैंने उन्हें अपने बेटे के बारे में बताया और अपनी बदकिस्मत की ज़िंदगी के बारे में बताया कि मेरा पति का देहांत हो गया है। उन्होंने ये सुनकर बहुत अफसोस जताया। वो एक अच्छे आदमी थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक लड़की से मोहब्बत करते थे। मैंने उनसे पूछा कि अब वो लड़की कहाँ है। उन्होंने मुझे बताया कि वो पहले गलत काम करते थे और एक गैंग के साथ मिले हुए थे। वह गैंग लड़कियों को पकड़कर उनसे गलत काम करवाता था। वहीं पर उन्हें एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। उस लड़की से मोहब्बत के बाद मैंने सोचा कि मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा। इससे पहले मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। मैं पुलिस का सरकारी गवाह बन गया और मैंने पुलिस को उसके बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन जब तक मैं पुलिस को वहाँ पर लेकर पहुँचा तब तक वहाँ से सब लोग निकल गए थे। वो लड़की भी शायद वहाँ से भाग गई थी। मैंने उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैं उसके घर पर भी गया। उसके घर जाकर मुझे पता चला कि उसके ख़ानदान वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। उसके बाद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई। मेरे पास उस लड़की की एक फ़ोटो है। कल मैं तुम्हें उसकी फ़ोटो दिखाऊंगा। उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हैं। दूसरे दिन जब मैं काम पर गई तो मैंने उनसे उस लड़की की फ़ोटो देखने के लिए मांगी। उन्होंने जब मुझे वो फ़ोटो दिखाई तो मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो फ़ोटो मेरी ही थी। मैंने यहाँ राजीव तुम मुझसे मोहब्बत करते थे, मैंने उसे अपना चेहरा दिखाया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मुझसे कहने लगा कि ये तुम थी सुनीता। मुझे तुम्हें देखकर हमेशा अपनेपन का एहसास होता था। एक दिन उन्होंने मुझसे शादी के लिए कहा। मैंने कुछ देर सोचा और फिर उसके बाद उनसे शादी के लिए हाँ कह दिया। मैं भी अब अपनी ज़िंदगी से थक चुकी थी। मुझे भी किसी सहारे की ज़रूरत थी। कुछ दिनों के बाद हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली। राजीव मेरा और मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखते थे। हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते थे। उनसे शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे बदल गई थी। मेरा बेटा भी उनसे बहुत मोहब्बत करता था। राजीव और बंटी रोज़ रात को घंटों घंटों बातें करते। राजीव सारा दिन की बातें बंटी से पूछते। अगर मैंने बंटी को डांटा भी होता तो वो अपने पिताजी से मेरी शिकायत करने लगता और मुझे डांटते तो वो कहता कि पिताजी मैंने आपको डांटने के लिए तो नहीं कहा था। इसी तरह हमारी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी। एक दिन राजीव ने मुझे बताया कि तुम्हारे चाचा ने ही तुम्हें किडनैप करवाया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जायदाद के लालच में लोग अपनों के साथ ही गलत कर सकते हैं और जिन पर हम तरस खाकर अपने साथ रहने देते हैं, अक्सर वो ही मौका मिलने पर हमें डंक मार देते हैं। वैसे तो अब मैं पूरे तरीके से अपना अतीत भूल चुकी थी, लेकिन सच जानने के बाद अब मुझे अपने पिताजी की जायदाद वापस लेनी थी जिसे मेरे चाचा ने हड़प लिया था। मैंने अपने पति की मदद से उन लोगों पर केस किया और तकरीबन 2 साल बाद कोर्ट ने मेरे हक में फैसला सुनाया और मुझे मेरे पिताजी की जायदाद वापस मिल गई। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी और मेरे पति भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। दोस्तों, इस कहानी को अगर आपने लास्ट तक सुना है तो आप ये ज़रूर जान गए होंगे कि हमें कभी भी किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने बारे में और अपने घर परिवार के बारे में हमेशा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की भीड़ भाड़ में हमें कौन कहाँ पर धोखा दे दे ये पता नहीं चलता। और हमें इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि बुराई का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। यदि आप दूसरे के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि मैंने चाचा से अपने पापा की जायदाद वापस लेकर सही किया या नहीं, या फिर पापा की जायदाद उन्हीं लोगों के पास रहने देती और खुद हार मान लेती। इस कहानी का जवाब ज़रूर देना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।